डियर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के इस लेक्चर्स में हम लोग जो है यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे आगे। तो समझेंगे कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, जिसको ME से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है समझते हैं और जानते हैं। देखो, मान लो कोई हमारा बीम है यहाँ पे, ओके, और उस पॉइंट के टॉप लेयर पे एक पॉइंट हमारा दिया गया है। ये मान लो हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इसमें बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है। क्या लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, ओके। एंड इसके एक्चुअली कुछ लोड लग रहा है, मान लो P लग रहा है। क्या लग रहा है? P लोड लग रहा है। इसका टॉप लेयर पे मान लो पॉइंट A है। क्या है? पॉइंट A है। तो अब A पॉइंट पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा ये ड्यू टू बेंडिंग के कारण भी हमारा एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, प्लस एक एक्सियल लोड के कारण यहाँ पे जनरेट होगा। किसके कारण? एक्सियल लोड के कारण। मान लो सिग्मा D है, तो ये दोनों का समेशन हमारा जनरेट हुआ। यहाँ पे दोनों के मदद से ये जो लोड है और ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये दोनों की मदद से एक फाइनल मोमेंट हमें मिलेगा, है ना। जो कि फाइनल मोमेंट हमारा मान लो कुछ इस तरीके से मिला कि भाई ये ME आ गया। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट, मतलब जो एक्सियल लोड लग रहा था और जो पहले से बेंडिंग मोमेंट लग रहा था, ये दोनों को मिलाकर एक फाइनल बेंडिंग हुआ, जिसे इक्विवेलेंट बेंडिंग हम लोग कहें। अब इस इक्विवेलेंट बेंडिंग मान लो कि टॉप लेयर A पॉइंट पे निकालना है, तो A पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? एक ही टेंसाइल बेंडिंग होगा, मान लो B के कारण से। अब ये क्या आएगा? यहाँ पे जो ऐड कर रहे थे, ये ऐड हो रहा था PA प्लस MI/Y, ये ऊपर का आ रहा था। अब इसके कारण से हमारा जो बेंडिंग आएगा यानी शियर स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा, मतलब हमारा जो स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा ME/I/Y। अब यहाँ पे दो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक PA/A जो है ये हमारा ड्यू टू एक्सियल लोड के कारण था। किसके कारण से था? एक्सियल लोड के कारण से ये हमारा था। और ये M/I/Y ये बेंडिंग के कारण से हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा था इस बीम के टॉप लेयर पे। कोई भी अगर कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं तो ओके। तो फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट आया इक्विवेलेंट, वो ME से रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे ME आया। अब यहाँ पे ये जो बेंडिंग हुआ, ये जो हमारा फर्स्ट केस में, ये मान लो फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकेंड केस था। तो केस 1 और केस 2 में जो बेंडिंग आया के कारण या जो लोड लगा उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, केस 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ME/I/Y इज इक्वल टू M/I/Y प्लस P/A। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा I/Y इंटू M/I/Y प्लस P/A। ठीक है, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। किसी भी बीम पे मान लो अगर दो लोड लगेगा तो उस पॉइंट पे दो लोड के कारण टेंसाइल लोड होगा, वो एक्सियली होगा, है ना, और एक बेंडिंग के कारण हमारा होगा, तो उसको हम लोग जो है लेंगे। जितना इक्वेशंस आएगा, है ना, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जितना आएगा उन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जो है फाइनल बेंडिंग मोमेंट जो है और उसके इक्विवेलेंट जो ले लेंगे वो आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? इसको मिटाएं, नोट कर लिए। चलो आगे समझते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे
विजिट कर सकते हो और जो भी आपको यूज़फुल हो आपके लिए आप उसे प्राप्त कर सकते हो। इसेंट्रिक लोडिंग क्या समझेंगे? इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। इसेंट्रिक लोडिंग, मान लो ये हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। अब इस पे भाई हमारा यहाँ पे ये हमारा एक्सियल है ना, ये लाइन ऑफ एक्सिस है। अब लोड जो है हमारा इस लाइन ऑफ एक्सिस पे न लगकर यहाँ पे लोड लग रहा है ना। ये पॉइंट मान लो हमारा ये ए पॉइंट था, ये मान लो बी पॉइंट था। बी पॉइंट पे हमारा जो है लोड लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। तो ये बी पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी मान कुछ दूरी होगा, उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। स्मॉल ई से जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब इसमें जो मोमेंट आएगा, अब ये इसेंट्रिसिटी हो सकता है एक्स डायरेक्शन में हो, इसेंट्री हो सकता है वाई डायरेक्शन में हो, क्योंकि दो ही डायरेक्शंस में इसेंट्रिसिटी लगेगा, या तो एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में। इसको इस तरीके से आप क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आएगा। मान लो कि ये यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो गया ए, तो ये जो दूरी होगा ये ई एक्स हो गया, और मान लो कि यहाँ से ये दूरी हो गया तो ये ई वाई हो गया। तो इसेंट्रिसिटी जो है हमारा या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या तो वाई डायरेक्शन में हमारा देखने को मिलेगा। तो इसके कारण ये जो लोड है, इस लोड के कारण, क्योंकि ये लोड जो है एक्सिस पे न लगकर एक्सिस से दूर लग रहा है ना, तो इसके कारण मोमेंट जनरेट होगा लाइक इस तरीके का। तो जो मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा P इंटू ई, लोड इंटू परपेंडिकुलर जो उसका डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसेंट्रिक लोडिंग अगर लगा हुआ रहेगा तो जो है हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि इस तरीके का इसेंट्रिक लोडिंग और ज़्यादा हो, तो अगर 3-4 होगा तो अलग अलग मोमेंट को ऐड करेंगे और एक फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे और उसके इक्विवेलेंट हम लोग जो है एक मोमेंट पुट कर देंगे। ओके, अब अगला जो टॉपिक्स है वो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसी से आपका AKU एग्ज़ाम्स के पेपर में ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में खासकर क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखोगे अपने पेपर में तो उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि टॉपिक है शियर स्ट्रेसेस इन बीम। क्या टॉपिक है? शियर स्ट्रेसेस इन बीम। बीम में शियर स्ट्रेसेस किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से जनरेट होता है। तो देखो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है शियर फोर्स बाय एरिया, है ना। कोई भी स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे जो भी हो, उसका जो है फोर्स बाय एरिया जो है हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो शियर फोर्स होता है और एरिया, ये दोनों से जो कैलकुलेट करते हैं ये एवरेज शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है? एवरेज शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है? एवरेज शियर स्ट्रेस हमारा होता है। इस एवरेज शियर स्ट्रेस में ये जो एरिया होता है, एरिया को मेनली हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं पाई बाई 4 इंटू डी के पावर स्क्वायर, मैंने डी स्क्वायर हम लोग नॉर्मली जो है यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल मैक्सिमम ऑफ द बीम्स में हम लोग यही लेकर चलते हैं, क्योंकि जो बीम्स होता है वो हो सकता है कि हमारा सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, वो अलग अलग सेक्शंस में हम लोग बना सकते हैं। बट नॉर्मल जो है हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आगे और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल है, उसको भी हम आपको बताएंगे। अब जो शियर स्ट्रेसेस इन बीम निकालते हैं ये 2 केस में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस होता है बीम में ये 2 तरीके से निकाला जाता है। तो केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट है प्योर बेंडिंग, ठीक है, प्योर बेंडिंग के केस में। तो देखो प्योर बेंडिंग के केस में हमने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में या पिछले के पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया कि प्योर बेंडिंग के केस में जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है। तो भाई जब शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है तो इसमें तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, और इसमें हमारा प्योर बेंडिंग के केस में जो मोमेंट होता है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट भी हमारा कांस्टेंट होता है। तब तो अब कुछ होगा नहीं, अब कोई काम का ये हमारा प्योर बेंडिंग हुआ नहीं। यानी जब भी क्वेश्चंस आपका आ जाए कि प्योर बेंडिंग में शियर स्ट्रेस जो है निकालिए, तो सिंपल आपका जवाब होना चाहिए कि प्योर बेंडिंग के केस में जो शियर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, बट वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। इट मीन्स अगर बीम हमारा इस तरीके से है, ठीक है, इसका अलग अलग लेयर में ये डिवाइडेड है, तो इसका जो बेंडिंग होगा ना, जब इसका बेंडिंग होगा तो इसका बेंडिंग भी सेम, मतलब इसका जो लेयर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। केस 2 अब समझते हैं। केस 2 में समझेंगे ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड के कारण से हम लोग समझते हैं। तो ट्रांसवर्स लोड जब लगता है किसी भी बीम पे, तो उसमें जो शियर फोर्स होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और मोमेंट जो है वो भी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, राइट, समझ में आया? मोमेंट भी हमारा कांस्टेंट नहीं आता है, यानी मोमेंट निकलेगा तो हर एक लेयर का अलग अलग मोमेंट निकलेगा। शियर फोर्स जीरो नहीं होता है, यानी शियर फोर्स भी यहाँ पे हमारा निकलेगा, यानी टाउ इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो वैल्यू वहाँ पे हमारा होगा। इट मीन्स सेम बीम के लिए अगर ये बीम है, इस पे ट्रांसवर्स लोड मान लो W लग गया है, तो ये जो है इस तरीके से आएगा। इस तरीके से इसका जो लेयर है एक दूसरे से थोड़ी बहुत जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, उसका लेंथ जो है, जो डिफ्लेक्शंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसका डिफ्लेक्शंस जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। सो इस केस में अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है और इस केस में अगर बोल दे कि आप भाई बताओ कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है शियर फोर्स इनटू एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस बाय एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू विड्थ। ये कॉमन फॉर्मूला होता है। ये क्या है, जब ट्रांसवर्स लोड किसी बीम पे लगे तो उसके लिए ये क्या है, कॉमन फॉर्मूला है, जो कि हर एक तरह का क्वेश्चंस में आपका ये अप्लाई होगा। बट जो हमारा बीम का जो सेक्शंस है, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, आई सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर हो, है ना, तो ये उन अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से जो है सॉल्यूशंस होते हैं और उसका एक रिजल्टेंट निकलता है। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशंस में डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो उतना डिटेल्स आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में मेनली आपसे क्या पूछेगा, एक वैल्यू दे दिया जाएगा शियर फोर्स का मान लो, ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कि आप बताओ कि इसका जो है शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, है ना। तो उसमें आपको मेनली एरिया निकालना है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, उसके बाद एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, विड्थ निकालना है। ओके, इन सभी को निकालने के बाद फाइनली कुछ नहीं सोचना है, बस जो मैं फाइनल रिजल्ट इंड रिजल्ट में बताऊंगा उस इंड रिजल्ट पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करना और आंसर अपना कैलकुलेट करके लेते आना। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ओके, तो चलो इंड रिजल्ट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जो है शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। ओके, तो सबसे पहला केस जो है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फर्स्ट है रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शंस। तो मान लो ये हमारा जो है एक रेक्टेंगुलर सेक्शंस है, इसका जो विड्थ है वो b है, ठीक है। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, न्यूट्रल एक्सिस से ये जो है टॉप विड्थ तक का जो डिस्टेंस है वो h/2 है, ठीक है। जो ये सैडेड एरिया है इसका जो है हमें निकालना है और ये न्यूट्रल एक्सिस से इसकी जो दूरी है ये y है। बट जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा सैडेड एरिया का वो मान लो कुछ यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। अब इस केस में एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू होता है b इंटू एल। तो विड्थ तो b हमारा पूरा दिया हुआ है, l जो हो जाएगा वो हो जाएगा h/2 माइनस बाई, है ना, h/2 माइनस वाई, वही तो हमारा हो जाएगा। तो ये एरिया हो जाएगा। y बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस h/2 माइनस वाई इंटू 1/2। तो y बार इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 h/2 प्लस वाई, ये आ जाएगा। एरिया हमारा यहाँ पे निकल गया, ये y बार निकल गया। I जो है रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए BHQ/12 हो जाएगा। हम लोग किस एक्सिस से देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 इंटू शियर फोर्स, जिसको F से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटू h²/4 माइनस y² डिवाइडेड बाई BHQ, ठीक है। बस सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर देना है। बस यही आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फॉर एनी लेयर या एट एनी लेयर, एट एनी लेयर। बट अगर आपको क्वेश्चंस में या इसी पॉइंट में देखोगे, समझोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग शियर स्ट्रेस देखें टॉप पे यानी h/2 पे, तो शियर स्ट्रेस जो है 0 हो जाएगा। एट बॉटम देखेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन में तो उस कंडीशन में भी 0 हो जाएगा। जो मैक्सिमम हमारा शियर स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। न्यूट्रल एक्सिस का जो पॉइंट है उस पर अगर कोई निकालना है तो उस कंडीशंस में हमारा मैक्सिमम जो है शियर स्ट्रेस निकलेगा, जो कि 3/2 टाउ एवरेज निकलेगा। टाउ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F शियर फोर्स बाई B/H, ठीक है। सो न्यूट्रल एक्सिस पे जो फोर्स होता है वो हमारा हो जाता है 3/2 F/BH। इट मीन्स 3/2 ऑफ एवरेज जो है वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है एट न्यूट्रल एक्सिस। यानी जब आपको क्वेश्चंस में ये दे दिया जाए कि आप न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस निकालिए, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, या फिर आप 3/2 ऑफ F/BH। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला पुट कर देना है और अपना आंसर्स ले लाना है। बस इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शंस के लिए। ये तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस था तो हम लोगों ने देख लिया। अब ट्रायंगुलर सेक्शंस में हम लोग देख लेते हैं कि भाई उसमें कहाँ पे हमारा जो है होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शंस, तो ट्रायंगल तो भाई हमारा इस तरीके से रहेगा।
ये मान लो हमारा न्यूट्रल एक्सिस हुआ n, ओके। यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुआ h/3, ऊपर का डिस्टेंस हो गया 2h/3। यहाँ से हमें ये सैडेड एरिया का निकालना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो गया ये मान लो हो गया y। अब इसका कुछ ना कुछ सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा, मान लो सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ पे हुआ सपोज डैट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हुआ ये हो जाएगा y बार। क्या हो जाएगा? y बार। तो अब यहाँ पे y बार का वैल्यू निकाल लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। टोटल जो इसका हाइट हो जाएगा, टोटल हाइट h है, तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 12 इंटू शियर फोर्स इंटू एच एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाई बी एच क्यू। ये फॉर्मूला हो जाता है शियर स्ट्रेस का। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप पुट कीजिए, आपको ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ना इनर्शिया ऑफ मोमेंट निकालने की ज़रूरत है, ना ही वाई बार हमें निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्स जो है ये हमारा बताता है कि इस टॉप से बॉटम की ओर कितना दूरी हो रहा है, ठीक है। यानी ये वाला दूरी जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। बस सिंपल, बस एक्स के जगह पे वैल्यू पुट करते जाना है और अपना आंसर्स लाते जाना है। तो इसके टॉप में और बॉटम में, टॉप में और बॉटम में जो हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है ना, टाउ टी एंड टाउ बी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और अगर हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बात किया जाए तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो ट्रायंगुलर के केस में x इज इक्वल टू h/2 पे निकलता है, जो कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज होता है। बट अगर बात किया जाए शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस की तो वो हो जाता है 4/3 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि 3/2 F/BH और यहाँ पे 4/3 F/BH होता है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रायंगुलर सेक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। और इस केस में जो हमारा टाउ मैक्सिमम होता है वो हमेशा बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आता है सर्कुलर सेक्शंस। तो सर्कुलर सेक्शंस में भी हम लोग सेम तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से आता है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम और मिनिमम आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3rd नंबर है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए जो शियर फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू शियर फोर्स बाई 3 पाई r के पावर 4 इंटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे F जो है शियर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/3 F/पाई r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। 4th फॉर आई सेक्शन, अगर आई सेक्शंस है तो उस कंडीशंस में हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, 2 केसेस में आता है। टाउ इज इक्वल टू फोर्स बाई 2i इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस
वाई स्क्वायर। ये जो है हमारा ओनली फ्लेंज के केस में होता है ना, ओनली फॉर फ्लेंज। अगर आई सेक्शंस के फ्लेंज में हमें शियर फोर्स निकालना है, सॉरी शियर स्ट्रेस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर वेव पोर्शन में हमें जो है शियर स्ट्रेस निकालना है, किसमें, वेव पोर्शन में शियर स्ट्रेस निकालना है, तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं टाउ इज इक्वल टू एस बाई 8I इंटू कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। ये एट जंक्शन होता है हमारा इन द वेव पोर्शन, है ना। जंक्शंस तो है बट वो वेव पोर्शन में वो एरिया हमारा लाई कर रहा है, ओके। और वेव पोर्शन में मेनली निकालने के लिए जो शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये तो हमारा होता ही है, प्लस साथ में हमारा ऐड हो जाता है एस बाई 2I डी बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये साथ में ऐड हो जाता है अगर ओनली और ओनली वेव पोर्शन में हमें जो है शियर स्ट्रेस निकालना हो तब, ठीक है। शियर स्ट्रेस निकालना हो तब ये निकालते हैं। और सिर्फ जॉइंट पे रहता है, अगर सिर्फ जॉइंट में बात किया जाए तो सिर्फ जॉइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही यूज करते हैं। कब, जब वेव पोर्शन में जॉइंट हो रहा हो और जंक्शंस आए इन फ्लेंज में, है ना। फ्लेंज के केस में अगर जंक्शन आए तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बट सिर्फ ये कट कर देते हैं, यानी बी बाई बी जो है कैपिटल बी बाई स्मॉल बी हम लोग नहीं लेते हैं, बाकी सारा का सारा हमारा सेम डाटा रहता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अलग अलग सेक्शंस में देखें कि किस तरीके से शियर स्ट्रेस को जो है कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस में। एक थोड़ा सा छोटा सा एक और टॉपिक बच गया है, इस टॉपिक में सब टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।